हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर दोस्तों एसएससी जीडी 2024 को टारगेट करते हुए हम पिछले 2023 के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की दोस्तों, जिसमें हम जीके और जीएस से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों फटाफट से सारे के सारे जुड़ेंगे और हर शाम ठीक 7:15 बजे दोस्तों आपकी क्लास होती है। तो इस क्लास को जो है जुड़ना ना भूलें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो ये आज हमारा पहला सेट है दोस्तों। इसके अंदर हर एक जो क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर ही होगा और आज हम 1 जनवरी 2023 को हुए पेपर को सोल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। एक उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसे खालिस्तान रूप के में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है किसकी? विद्युत धारा की। क्या वो ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, हाइग्रोमीटर या अमीटर? दोस्तों ओडोमीटर जो होता है वो क्या होता है? वो किसी भी वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, क्या किसी भी वाहन के द्वारा तय दूरी का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। वहीं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो होता है वो आपके मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा, जो किसको मेजर करता है दोस्तों? जो स्पीड को मेजर करता है। और बात आई है किसके बारे में? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है दोस्तों ये किसको मापने का काम करता है? ये काम करता है दोस्तों जलवाष्प को मापने का। तो जलवाष्प को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर और वाहन के द्वारा कुल जो दूरी तय की है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो बात आई है विद्युत धारा की, तो दोस्तों इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? इसके लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों कुछ और आपके यंत्र होते हैं, जैसे एक होता है स्फिग्नोमेनोमीटर, एक होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। और दोस्तों अगर मैं बात करूं स्फिग्नोमेनोमीटर की, तो ये क्या होता है? इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जाता है। इसके लिए ब्लड प्रेशर। उसी प्रकार आपने एक नाम सुना होगा फेदोमीटर। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ये बताइएगा फेदोमीटर जो है वो किस चीज के लिए आप लोग प्रयोग करते हो? कमेंट करिएगा। फेदोमीटर जो है वो किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? तो कौन सा वो व्यक्ति है जिसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों ये बात कर रहा है सीजीआई की। और सीजीआई जो होता है दोस्तों ये कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले संविधान के किस भाग में ये, तो ये संविधान के भाग 5 में दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसके अगर आपसे पूछ ले प्रथम सीजीआई कौन बने थे या प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो आप आंसर करेंगे दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम था एच जे कानिया। क्या नाम था दोस्तों? एच जे कानिया। इन्हें हीरालाल जे कानिया के नाम से जानते हैं। लेकिन इसने पूछा है वर्तमान में 50वें नंबर के कौन से बने हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो बने हैं उनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। इन्हें यशवंत यशवंत धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों वो अगर आपसे पूछ ले बताइएगा इसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अगर दोस्तों वो प्रथम महिला की बात करता है तो आप आंसर करेंगे फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों वो? तो वो हुआ करती थी फातिमा बीबी दोस्तों। तो फातिमा बीबी जो है वो प्रथम क्या बनी थी? वो महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उसी प्रकार दोस्तों ये धनंजय यशवंत चूड़ जो है ये 50वें नंबर के हैं और इन्हीं के ही एक पिता हुआ करते थे। और आपने नाम सुना होगा वाई वी चंद्रचूड़। और दोस्तों ये वाई वी चंद्रचूड़ जो है ये भारत के सबसे लंबे समय तक सीजीआई रहे थे। अगर आपसे पूछता है सबसे लंबा कार्यकाल सीजीआई के पद पर किसका रहा था, तो दोस्तों सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो सीजीआई के पद पर इनके पिता का रहा था, जिन्हें वाई वी चंद्रचूड़ के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों बात आई है सीजीआई के बारे में, तो आपसे पूछा जा सकता है सीजीआई का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों सीजीआई का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5 वर्ष का, या दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक। इनमें से जो भी
कंडीशन पहले पूरी होती है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से होता है। तो इनकी जो आयु है दोस्तों वो 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष का इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। तो ये आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा सबसे बड़ा कानून है, ये हमारा सबसे बड़ा कानून है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो बताइए उन्होंने किसके अंदर जो है संगीत नाटक पुरस्कार जीता था? कथक में, ओडिशा में, ओडिसी में, भरतनाट्यम में, मणिपुरी में। दोस्तों एक याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ नृत्यों के बारे में, डांसेस की मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो डांस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों आपके शास्त्रीय नृत्य, एक आपके क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं दोस्तों, एक होते हैं आपके लोक नृत्य। तो दो तरह के आपके नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों इनकी जो संख्या है वो 8 है, और लोक नृत्य जो है इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये लगभग 1500 से भी ज्यादा हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक नृत्य किए जाते हैं। दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की बात आई है तो इसके अंदर एक नाम दे रखा है कथक। कथक जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाने वाला नृत्य है, और उत्तर भारत के अंदर एक ही शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और उसका नाम क्या है, कथक। ओडिसी का नाम आया तो आप याद रख सकते हो, ओडिसी जो है ये कहाँ का होगा, तो सर ये तो ओडिशा का होगा। कहाँ का होगा बेटा, ओडिशा का। भरतनाट्यम की बात आई है तो आप जानते हो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। और मणिपुरी का नाम आया तो ये कहाँ का होगा, मणिपुर का होगा। उसी प्रकार वो एक आपसे और पूछ सकता है क्षत्रिय के बारे में। वो क्या पूछ सकता है आपसे, वो पूछेगा क्षत्रिय कहाँ का नृत्य है, तो आप आंसर करेंगे क्षत्रिय असम का नृत्य। कहाँ का है दोस्तों, असम का नृत्य। उसी प्रकार वो आपसे पूछ सकता है कथकली के बारे में, वो आपसे पूछ सकता है मोहिनी अट्टम के बारे में। तो अगर वो कथकली की बात करता है या वो मोहिनीअट्टम की बात करता है तो दोस्तों ये दोनों के दोनों जो हैं ये कहाँ के हैं, तो आप आंसर करेंगे सर ये केरल के हैं। कहाँ के दोस्तों, केरल के हैं। और एक और है आपका कुचिपुड़ी, आपने नाम सुना होगा कुचिपुड़ी। और दोस्तों कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, 4 इस साइड ये रहे आपके और 4 मैंने आपको और लिखा दिए। इसमें पूछा है राधा श्रीधर ने 2018 के अंदर दोस्तों कौन सा जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों याद रखेंगे सर उन्होंने जो है भरतनाट्यम के अंदर जीता था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अनुसूची के बारे में, यहाँ पे बात कर रहा है वो शेड्यूल के बारे में। दोस्तों जब आप क्या पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो, तो उसके अंदर बात की है कि मूल संविधान जो हुआ करता था। दोस्तों जब संविधान बना था आपका, आप सभी जानते हो संविधान कब बना था, तो वो बना था सर 26 नवंबर 1949 को। आप सारे जानते हो कि सर संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था, तो आप जानते हो सर वो बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब दोस्तों मूल संविधान की मैं अगर बात करता हूं तो अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। बाद में इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछता है अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। अगर वो पूछे मूल संविधान में कितनी थी, तब तो आप 8 करेंगे, और पूछे अब कितनी है वर्तमान में, तब दोस्तों आप 12 अनुसूचियां आंसर करेंगे। दोस्तों एक चीज को समझना आप, अगर अनुसूचियों की बात आई है तो वो पूछेगा इन अनुसूचियों के अंदर क्या दिया गया है। तो दोस्तों 12 अनुसूचियां, तो ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने 13वीं अनुसूची दे रखी है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पहली अनुसूची के बारे में, तो पहली जो अनुसूची है इसके अंदर किसकी बात की गई है, तो इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर राज्य और क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। और दोस्तों भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी की मैं अगर बात करता हूं तो दूसरी के अंदर दोस्तों बात की गई है बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन के बारे में, उनके भत्ते के बारे में और उनके पेंशन के बारे में दोस्तों बताया गया। तीसरी जो अनुसूची है दोस्तों इसके अंदर बात की गई है शपथ के बारे में। इसके बारे में बात की गई है शपथ। लेकिन दोस्तों इसकी शपथ के अंदर 3 लोगों को शामिल नहीं किया गया है। एक तो याद रखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जो शपथ है दोस्तों इसको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 होती है। एक दोस्तों इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ को शामिल नहीं किया गया। दूसरा याद रखेंगे सर इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ भी नहीं है, तो वो किसमें है, वो आर्टिकल 69 के अंदर है। और तीसरा दोस्तों इसके अंदर राज्यपाल, इसके अंदर किसकी शपथ नहीं है, राज्यपाल। राज्यपाल की जो शपथ है दोस्तों वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 159 है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो आप सभी जानते हैं सर ये कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया है, कनाडा से जो है राज्यपाल का पद जो है दोस्तों वो लिया गया। चौथी अनुसूची की मैं अगर बात करता हूं दोस्तों, तो इस चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में,
राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कहाँ पे हैं? तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो याद रखेंगे सर, सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ पर इसने किसकी बात की है? नगर पालिका की। और नगर पालिका के बारे में दोस्तों जो हमें बताती है वो है हमारी 12वीं अनुसूची। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की बात हो रही है दोस्तों। और नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं? तो दोस्तों आप आंसर करेंगे नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं सर? नगर पालिका को 18 विषय। उसी प्रकार दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची के अंदर किसके बारे में बात की गई है? तो ये दोस्तों पंचायती राज के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? पंचायती राज के बारे में। और पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं? तो दोस्तों आप आंसर करेंगे सर इसे 29 विषय दिए गए हैं। तो बाकी अनुसूचियां आगे धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे तो अच्छे लेवल पे एक एक चीज बताते हुए चलूंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? दोस्तों यहाँ पे बात आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सर 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के अंदर जो है, बॉम्बे के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था ए ओ हयूम दोस्तों। और इसकी बॉम्बे में जब स्थापना हुई थी तो वो संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। और दोस्तों आप सभी जानते हो कि इसके अंदर पहले अधिवेशन के अंदर 72 सदस्यों ने भाग लिया। और इनमें से इसकी अगर आपसे ये पूछ ले अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आप जानते हैं इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी। ये डब्ल्यू सी बनर्जी जो है दोस्तों, इन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से हम जानते हैं। तो 2022 की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप जानते हो सोनिया गांधी आज भी इनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन छोड़ दी थी। इसने ये पूछा छोड़ी किसने थी? तो आप आंसर करेंगे सर इसको छोड़ने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल के द्वारा ही जो है इस पार्टी को दोस्तों 2022 में छोड़ दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? दोस्तों बात आई है बिहू उत्सव की, तो पहले हम बात कर लेते हैं असम के बारे में। दोस्तों अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, असम के अगर मैं नृत्यों की बात करता हूं तो असम में बेटा 3 तरह के नृत्य बड़े फेमस हैं। एक तो आप लोग याद रखोगे बिहू, असम से अगर क्वेश्चन आएगा तो बिहू पूछेगा। दूसरा दोस्तों वो अगर आपसे पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा बिछुआ। दूसरा क्या पूछेगा? बिछुआ पूछेगा। और तीसरा अगर वो आपसे दोस्तों पूछ रहा है तो वो पूछेगा क्षत्रिया। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया क्षत्रिया जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य। कैसा नृत्य है दोस्तों? सर ये तो एक शास्त्रीय नृत्य है, यह एक क्लासिकल डांस है दोस्तों। अब बात करते हैं बिहू की। तो बिहू कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों बिहू जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अगले एग्जाम में वो आपसे ये पूछेगा बिहू कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों पहला होता है रोंगाली। पहला कौन सा होता है? रोंगाली बिहू होता है। और रेंगाली बिहू है दोस्तों ये कौन से महीने में मनाया जाता है? तो आप आंसर करेंगे सर ये अप्रैल के महीने में बनाया जाता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है दोस्तों कटी बिहू। दूसरे का नाम क्या है? सर वो है कटी बिहू। और आपसे ये भी पूछेगा कटी बिहू जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों आप आंसर करेंगे अक्टूबर के महीने में। कौन से महीने में? अक्टूबर। और तीसरा जो होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं माघ बिहू। क्या बोलते हैं? माघ बिहू। और दोस्तों ये जो माघ बिहू है ये किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी महीने में दोस्तों। तो इसने ये पूछा आपसे बिहू उत्सव कब कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रोंगाली, दूसरा कटी और तीसरा होता है माघ। तीनों के तीनों कब मनाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और अगर आपसे ये पूछ ले बिहू कहाँ का नृत्य है तो दोस्तों आप आंसर करेंगे ये असम का नृत्य है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये एक एक क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी ने प्रीवियस ईयर है और 2023 के ही शिफ्ट वाइज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इनकी पीडीएफ जो है दोस्तों आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इनकी जो भी पीडीएफ होगी दोस्तों यूं का यूं लिखा हुआ वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। या आप जाके सीधा सर्च करेंगे इंस्पायर एजुकेशन के नाम से दोस्तों तो हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। तो इंस्पायर एजुकेशन पे जो है आपको पीडीएफ यूं की यूं मिल जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। निम्न में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा की थी? दोस्तों बात आई है मौर्य राजाओं के बारे में तो आप सभी जानते हैं मौर्य साम्राज्य की बात आती है तो दोस्तों वो संस्थापक की बात करेगा पहले। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य।
और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के ही एक गुरु हुआ करते थे जिन्हें आप बड़े अच्छे से जानते हो दोस्तों, चाणक्य। और दोस्तों वो एक क्वेश्चन और भी पूछता है, चाणक्य को आप किस नाम से जानते हो? तो सर इन्हें भारत का मेकियोवली कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो आप आंसर करेंगे सर इन्हें भारत का मेकियोवली कहा जाता है। ये बात दोस्तों आप याद रखें। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और इनकी एक किताब बड़ी फेमस है दोस्तों जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? तो दोस्तों आप आंसर कर दें अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था बिंदुसार दोस्तों। और बिंदुसार से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछता है। पूछा जाएगा बताइए आजीवक संप्रदाय को किस शासक ने अपनाया था? तो आप आंसर करेंगे बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद अगला जो राजा हुआ दोस्तों वो इसका बेटा अशोक हुआ। और दोस्तों अशोक हुआ तो अशोक के द्वारा ही जो है धम धम की बात हो रही है, यहाँ धर्म की बात कराए तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अशोक के द्वारा एक शहर भी बसाया गया था जिसका नाम हुआ करता था श्रीनगर। और दोस्तों श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे है। तो अगर आपसे ये पूछे श्रीनगर किस नदी के किनारे है तो आप आंसर करेंगे झेलम नदी। दोस्तों अशोक के द्वारा एक लड़ाई भी लड़ी गई थी, बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, जिसका नाम था दोस्तों कलिंग युद्ध। और आप सभी जानते हैं कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था ये 261 बीसी में लड़ा गया था। कलिंग जो है दोस्तों ये उड़ीसा का पुराना नाम है। आज उड़ीसा बोलते हैं, पहले से कलिंग बोलते थे। और दोस्तों ये युद्ध जो लड़ा गया था इसमें एक तरफ तो अशोक लड़ रहा था और अशोक के सामने जो लड़ रहा था वो कलिंग का राजा जिसका नाम हुआ करता था नंदराज। जिसमें दोस्तों नंदराज की हार हुई थी और अशोक जीत गया था। और फिर अशोक ने नंदराज की ही एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था कारुवाकी, और उस कारुवाकी से इसने विवाह किया था। कई बार वो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है दोस्तों, बताइए कलिंग युद्ध का कारण क्या था? तो आप आंसर करेंगे सर कलिंग जो युद्ध लड़ा गया था इसका कारण था हाथी प्राप्ति। अशोक ने कलिंग के राजा से हाथी मांगे थे लेकिन उसने देने से मना कर दिया, इसीलिए कलिंग युद्ध हुआ। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन भी किया। और दोस्तों अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो आप आंसर करेंगे सर इसके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। किस धर्म को दोस्तों? बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। तो ये बातें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार खालिस्तान को दिया जाता है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आना था खालिस्तान को दिया जाता है दोस्तों। तो बताइएगा टीम के कप्तान को, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, टीम के अध्यक्ष को, टीम के कोच को। सबसे पहले तो दोस्तों बात आई है खेल पुरस्कार की, तो दो तीन बातें खेल से समझेंगे। खेल के क्षेत्र में भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, इस पुरस्कार का नाम आपको पता होना चाहिए। तो सर खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और आप जानते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे हम जानते हैं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद जो है दोस्तों ये हॉकी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इन्हीं के ही जन्म दिवस को दोस्तों, इनके जन्म दिवस को यानी वो बात कराए किस तारीख की, 29 अगस्त की, इसी को खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और दोस्तों द्रोणाचार्य जो है वो कौन हुआ करते थे? वो गुरु हुआ करते थे पांडवों और कौरवों के। तो ये किसको दिया जाएगा? सर ये कोच को दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि सर द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है वो टीम के कोच को दिया जाता है। और दोस्तों अगर वो ये पूछ लेता है आपसे, बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1985 1985 के अंदर दोस्तों इस पुरस्कार की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। वहीं दोस्तों अगर वो पूछ ले सबसे पहली बार ये खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो दोस्तों आप आंसर कर सकते हो कि सर सबसे प्रथम बार 1985 के अंदर जब ये दिया गया था, सबसे पहली बार ये भालचंद्र भास्कर को दिया गया था। किसको दिया गया था? भालचंद्र भास्कर। क्या भालचंद्र भास्कर अकेले ही थे? जी नहीं, भालचंद्र भास्कर और दोस्तों भालचंद्र भास्कर जो है ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। दूसरे थे ओपी भारद्वाज, ओम प्रकाश भारद्वाज के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे ओपी भारद्वाज। तीसरा नाम जो है दोस्तों वो याद रखेंगे ओ एम नाम्बियार। ये तीन व्यक्ति थे। तीसरा था ओ एम नाम्बियार। तो दोस्तों भालचंद्र भास्कर जो है ये किस खेल से हैं? तो आप आंसर कर सकते हो सर ये कुश्ती से संबंध रखते हैं। ओपी भारद्वाज की बात आई है दोस्तों, तो ये जो है एक मुक्केबाज हुआ करते थे। तो इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? मुक्केबाजी से। और ओ एम नाम्बियार की बात आई है दोस्तों, तो ये एक धावक हुआ करते थे, ये एक एथलीट हुआ करते थे दोस्तों। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन खालिस्तान की अध्यक्षता में किया गया। दोस्तों 15 मार्च 1950 के अंदर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था योजना आयोग। और दोस्तों इस योजना आयोग जो है आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों आप आंसर कर सकते हो
सर इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, और याद रखेंगे करंट का क्वेश्चन था ये 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इस आयोग का नाम बदल दिया गया, और इस आयोग का जो नाम है वो क्या कर दिया गया? सर इसे नीति आयोग के नाम से जो है बदल दिया गया था। दूसरा दोस्तों आपसे अगर वो ये पूछ रहा है बताइए किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो दोस्तों 1950 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे क्या हुआ करते थे? वो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी याद में दोस्तों याद रखेंगे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का नाम आया है तो आपसे समाधि भी पूछी जाएगी, और जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है दोस्तों इनका नाम है शांतिवन। तो याद रखिएगा शांतिवन जो है वो किसकी समाधि का नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इंदिरा गांधी का नाम आया है तो इनकी समाधि का नाम है दोस्तों शक्ति स्थल। किसका नाम है? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी जो है दोस्तों इनकी एक किताब भी है इंटरनल इंडिया। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है इंटरनल इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आप आंसर कर सकते हो इनके द्वारा। अगर वो आपसे पूछता है भारत की खोज, या दोस्तों वो आपसे पूछता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तब आप आंसर करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक सर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों ये भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं। इग्नाइटेड माइंड किताब का नाम क्या है? इग्नाइटेड माइंड इनके द्वारा लिखी गई ये किताब है। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो जैसे नारे। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो आप आंसर करेंगे सर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस के बारे में दोस्तों आपको त्रिपुरी अधिवेशन याद आ रहा होगा। त्रिपुरी अधिवेशन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे दोस्तों बताइएगा कमेंट करके त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों स्क्रीन पर। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में खालिस्तान को उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। दोस्तों यहाँ पे बात आई है किसकी? रबी। तीन तरह की फसलें होती है दोस्तों, एक होता है रबी, दूसरी होता है दोस्तों खरीफ, और तीसरी जो फसल होती है वो कौन सी होती है? जायद। यहाँ पे नाम आया रबी का, तो दोस्तों हम बात करते हैं रबी की फसल कौन सी होती है, बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो दोस्तों इसकी जो बुआई शुरू होती है वो अक्टूबर के महीने में शुरू होती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में दोस्तों इसकी क्या होती है? बुआई होती है। और कटाई की मैं अगर बात करता हूं तो ये अप्रैल या अप्रैल के बाद मई, अप्रैल मई के अंदर दोस्तों इनकी क्या है? कटाई जो है वो शुरू हो जाती है। अप्रैल के अंदर आपने सुना होगा 13 अप्रैल को जो है दोस्तों पंजाब के अंदर विसाखी का त्योहार मनाया जाता है, तब इनकी कटाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसने पूछा है कि पश्चिमी समशीतोष्ण के चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीना में रबी की फसल को सबसे ज्यादा किससे मदद मिलती है, तो दोस्तों इसमें होता है वर्षण। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन या वर्षण जो है वो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। दोस्तों ये बात कर रहा है सितंबर 1948 की। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को दोस्तों अंग्रेजों से जो है भारत आजाद हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने जो है इसको नहीं अपनाया था। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक तो होगा हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद जो है दोस्तों इसे निजामों का शहर कहा जाता है, और हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने इस चीज को नहीं अपनाया। दूसरा दोस्तों एक राजस्थान के अंदर हुआ करती थी जूनागढ़ रियासत, और दोस्तों तीसरा आप लोग याद रखो कश्मीर। तो ये वो रियासतें थी जिन्होंने जो है भारत की आजादी के बाद भी जो है दोस्तों इनका भारत में विलय नहीं किया, ये अलग से इनको रियासत ही मान के चला रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आप इन्हें जानते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों इन्हीं के द्वारा बाद में जो है भारत का एकीकरण किया गया था, और इन्होंने जो है दोस्तों भारत की रियासतों का जब एकीकरण किया, इसीलिए वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का बिस्मारक। बिस्मारक वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया, और ये वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने भारत का एकीकरण किया, इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मारक कहा गया। कई बार पूछता है इन्हें सरदार की उपाधि कब मिली, तो 1929 के अंदर दोस्तों जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था। कौन सा हुआ था? बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या इन्हें दोस्तों भारत के लोहे पुरुष के नाम से हम जानते हैं।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया दोस्तों, तो याद रखेंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या याद रखेंगे? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों, ये हमारी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है दोस्तों। और ये गुजरात के अंदर एक सूरत नामक शहर है, और इसी सूरत के अंदर नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों बनाई गई है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात के सूरत में है, जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? नीति आयोग। जी दोस्तों, नीति आयोग तो मैंने बताया, इसके अध्यक्ष तो हमेशा कौन होते हैं? पीएम। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता संगठन, ये बिल्कुल समाज से अलग है दोस्तों। अब बात करते हैं, इसने बात की गरीबी पर डेटा। तो दोस्तों जैसे हमारी जनगणना होती है 10 साल बाद, पशुओं की जनगणना होती है 5 साल बाद, उसी प्रकार हमारी गरीबी को लेकर जो है दोस्तों जनगणना सी होती है एक तरह से। और ये जो होती है ये प्रत्येक 5 साल बाद होती है। ये कितने साल बाद होती है? 5 साल बाद होती है। और इसका जो काम होता है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा ये काम दोस्तों किया जाता है। चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों यहाँ पे बात कर रही है काउंसिल मिनिस्टर के बारे में। एक मंत्री होता है और मंत्री की एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसे हम काउंसिल मिनिस्टर भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये किसके प्रति? जनता के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, या राज्यपाल? दोस्तों ये जो होती है मंत्रिपरिषद, ये किसके प्रति होती है? सर ये लोकसभा के प्रति होती है। और दोस्तों लोकसभा का नाम आया तो आप सभी जानते हो, इसे क्या बोलते हैं? निमन सदन बोलते हैं। इसे जनता का सदन बोलते हैं, इसे निमन सदन बोलते हैं। और दोस्तों लोकसभा की बात आई है तो लोकसभा के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। और लोकसभा के अध्यक्ष की बात आई है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए भारत देश के प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों नाम याद रखना, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर। तो आप आंसर करेंगे सर जीवी मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के पहले क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी प्रकार दोस्तों अगर पूछ ले वर्तमान में लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है, तो आप आंसर करेंगे सर वो ओम बिड़ला है। कौन है दोस्तों? वो ओम बिड़ला है। ये आप लोग याद रखें दोस्तों। लोकसभा की बात आई है तो लोकसभा का जो मुख्य होता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और दोस्तों नरेंद्र मोदी की सीट पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे सर ये इस बार वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों इसे मंदिरों और घाटों का शहर कहते हैं। वहां से ये क्या चुने गए हैं? एमपी चुने गए हैं दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के सलाह पर होती है। तो कई बार ये पूछ लेता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है, तो आप आंसर कर सकते हो सर इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की सलाह पर होती है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति को इनको हटाने की सलाह भी दे सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, ये सारी की सारी काम जो हो रहे हैं दोस्तों ये आर्टिकल 75 के तहत ही आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आज बार बार रिपीट हुआ है। और मैंने कहा कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है बेटा, और स्टैटिक जीके के अंदर वो दोस्तों आपसे बार बार पूछता भी है। तो मैंने बताया कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। पहले ही क्वेश्चन में हमने एक एक कवर किया। क्षत्रिया के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्षत्रिया जो है वो कहाँ का है? असम का। कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का दोस्तों। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कथकली जो है दोस्तों ये कहाँ का है, तो आप आंसर करेंगे ये केरल का है। केरल के अंदर दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। दोस्तों ये कथकली शब्द जो है ये किस भाषा का है, तो सर ये मलयालम भाषा का है। किसका है? मलयालम भाषा। और मलयालम भाषा के दो शब्दों से कथक और कली, यानी कथक का मतलब होता है कथा, कली का मतलब होता है नाटक, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये हस्तलक्षण दीपिका जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि कथकली। सर वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा है, सामान है, सड़कें हैं, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? दोस्तों ऐसी चीजें जो डायरेक्ट रूप से नहीं दी जाती वो किसके तहत प्रदान की जाती है दोस्तों? तो निजी वस्तुएं बिल्कुल नहीं सर, वो निजी वस्तुएं नहीं होगी, वो अंतरराष्ट्रीय वस्तुएं भी नहीं होगी। वो कौन सी वस्तु होंगी सर? वो सार्वजनिक वस्तुएं होंगी। कौन सी होंगी दोस्तों? सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये वो वस्तुएं होती है दोस्तों जैसे राष्ट्रीय रक्षा है, सरकार, सड़कें हैं, सरकारी प्रशासन है,
जिन्हें बाजार तंत्र के माध्यम से आप प्रदान नहीं कर सकते, वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो वो सारी की सारी जो है वो सार्वजनिक वस्तुएं होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, किसी पर्वत के प्रतिवन प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों मान लीजिए कोई पर्वत है और इसके प्रतिपवन दिशा के अंदर जो ये शुष्क एरिया होगा, मान लीजिए इधर से हवाएं आ रही है दोस्तों, और ये बाकी जो आपका बचा हुआ शुष्क एरिया है, इसको आप क्या कहते हो? क्या इसे वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, प्रतिपवन दिशा बोलते हैं, अनुवात दिशा बोलते हैं, या पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं? तो दोस्तों इसने तो क्षेत्र की बात की है, तो ना तो वो प्रतिपवन दिशा होगी, ना वो अनुवात होगा, तो वो क्या हो सकता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो सर, तो वो क्षेत्र की बात कर रहा है, तो इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वृष्टि छाया क्षेत्र। ये सारे के सारे दोस्तों बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, जो कि एसएससी ने पिछले साल जीडी में ही पूछे थे, और ये 1 जनवरी का ही आपको जो है सॉल्यूशन चल रहा है दोस्तों, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी में शुरू हुई थी, तो बताइएगा रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई दोस्तों, ये कब हुई थी? तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं रणजी ट्रॉफी की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक नाम, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो? बीसीसीआई। बीसीसीआई का नाम दोस्तों आपने सुना होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंडियन क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखें, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और दोस्तों बीसीसीआई जो होता है, इसी के द्वारा जो है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों रणजी ट्रॉफी का जो नाम पड़ा था, वो रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पे? रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा था दोस्तों। और ये रणजीत सिंह कौन है? तो याद रखेंगे, ये रणजीत सिंह जो है दोस्तों, ये वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। तो ये पहले टेस्ट क्रिकेटर थे दोस्तों, लेकिन इन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था, ये याद रखेंगे। ये पहले टेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने किसके लिए खेला था? इंग्लैंड के लिए। किसके लिए दोस्तों? जो इंग्लैंड के लिए खेले थे। और इन्हीं के लिए ही दोस्तों 1934 के अंदर, तो उन्हीं के लिए 1934 के अंदर दोस्तों रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। तो 1934 इसमें, तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1934 से 1935। लेकिन दोस्तों अगर वो करंट के क्वेश्चन पूछता है, तो रणजी ट्रॉफी में वो ये पूछ लेगा 2022-23 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? तो दोस्तों 2022-23 की जो रणजी ट्रॉफी थी, वो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने जीती थी। किसने जीती थी दोस्तों? सौराष्ट्र। और दोस्तों ये सौराष्ट्र क्या है? तो बेटा मैंने बताया था, गुजरात जो है इसी का ही पुराना नाम सौराष्ट्र हुआ करता था, जहां पर सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, ये वही सौराष्ट्र है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, बताइए 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त प्रदान करता है, तो आपको ये बताना है ये कितनी सब्सिडी देता है। तो दोस्तों ये बात हो रही है ग्रामीणों की, सब्सिडी ग्रामीणों को भी मिलती है, और सब्सिडी जो है दोस्तों वो शहरी लोगों को भी मिलती है। अब ग्रामीणों को जो सब्सिडी मिलती है वो होती है 75%, जबकि शहरी लोगों को जो सब्सिडी मिलती है वो कितनी होती है? 50% होती है। तो इसका आंसर दोस्तों ग्रामीणों की पूछा है, तो आप आंसर कर देंगे 75%। अगर वो शहरों की पूछता तो आप आंसर करते सर वो 50% होनी थी। कितनी होनी थी दोस्तों? तो आप आंसर करते सर वो 50%। यहाँ पे 75 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, बताइएगा कि निम्न में कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? दोस्तों यहाँ पे बात किसकी आई है? अपघटन। अपघटन के अंदर दोस्तों 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5। 5 चरणों में आपको एक एक नंबर याद रखना है। सबसे पहला जो नंबर होता है दोस्तों वो किसका होता है? विखंडन। विखंडन के बाद दूसरा जो चरण होता है वो किसका होता है? निक्षालन का। तीसरा जो चरण होता है दोस्तों वो अपचयन का होता है, और चौथा जो होता है वो किसका होता है? ह्यूमस का होता है। तो 4 चरण तो ये हो गए। सर 5वां चरण कौन सा बच गया? तो दोस्तों याद रखें खनिजीकरण। अपघटन का जो 5वां चरण होता है दोस्तों उसका नाम क्या होता है? खनिजीकरण होता है। तो अपघटन का इसने क्या पूछा है? दूसरा चरण। तो आप आंसर कर देंगे सर दूसरा चरण जो होता है वो कौन सा होता है? निक्षालन होता है। पहला दोस्तों विखंडन है, दूसरा निक्षालन है, तीसरा अपचय है, और चौथा ह्यूमस है, और 5वां कौन सा है दोस्तों? खनिजीकरण। तो इसने आपसे दूसरा पूछा है, हो सकता है अब की बार एग्जाम में एग्जामिनर आपसे दोस्तों तीसरा चरण पूछ ले तो अपचयन, और 5वां पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? खनिजीकरण हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों याद रखिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जामिनर पूछेगा, शिशु देखभाल संस्थान का
कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह खालिस्तान के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा संस्थान है जिसमें बच्चों की देखभाल करनी होती है और उसका जो मैनेजमेंट करता है दोस्तों, या उसका जो मैनेजर है वो अगर किसी बच्चे को शारीरिक रूप से कोई दंड देता है, कोई सजा देता है दोस्तों, तो वो किसके अंतर्गत उत्तरदायी होता है? भारतीय अधिवक्ता अधिनियम? बिल्कुल नहीं सर, ये अधिवक्ता की बात नहीं होगी। हिंदू उत्तराधिकार नियम धर्म की बात नहीं होगी दोस्तों, ये बात हो रही है किसकी? शिशुओं की। तो याद रखें दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये जो काम होगा ये किशोर न्याय अधिनियम के तहत होने वाला है दोस्तों। तो ये आप याद रखें। तो दोस्तों पहला जो प्रैक्टिस सेट था हमने वो कवर कर लिया है। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और मैंने बताया टेलीग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है दोस्तों। तो इंस्पायर एजुकेशन के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहां पर जाइए, उसको ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। हर शाम दोस्तों 7:15 बजे जो है आपकी क्लास होगी। इसके अंदर मैं एसएससी जीडी के आज हमने सिर्फ एक सेट कवर किया है। हर रोज दोस्तों मैं 20-20 के आपके क्वेश्चन आने हैं, तो 2 सेट जो है अब हर रोज कवर करवाऊंगा, जिसमें आपका दोस्तों सारा का सारा जो है 2023 का एसएससी जीडी का पूरा पेपर रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों एक तरफ तो हम जीके कवर कर ही रहे हैं और इसके साथ साथ अभी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी शुरू हो जाएगी। तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा और लास्ट के 1 महीने में आप पता करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी ठीक शाम 7:15 बजे। तब तक के लिए बने रहें और क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।